हेलो एवरीवन, वेलकम टू आशीष केजे। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है द्विघाती बहुपद के गुणनखंड। वैसे तो ये क्लास 8 से ही स्टार्ट हो जाता है, लेकिन क्लास 9 में इसके कुछ विशेष सवाल हैं और 10th 11th 12th हर जगह ये काम आपका आता ही है कि बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार किए जाएं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग सवाल को अलग अलग तरीके से गुणनखंड किया जा सकता है, लेकिन द्विघाती बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार किए जाएं उसके मैं आज आप लोगों को दो सरल विधि बताऊंगा। ठीक है, दो बहुत ही सरल विधि बताऊंगा और वही दो विधियां जो है, वही दो मेथड्स जो है आजकल ज़्यादा यूज़ भी किए जाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, और हमारे वीडियोस को शेयर भी करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें। देखिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। द्विघाती बहुपद के गुणनखंड किस प्रकार किए जाएँ। तो द्विघाती बहुपद के गुणनखंड के जो विधियाँ हैं बहुत सारी है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन आज मैं आप लोगों को दो सरल विधियां बताऊंगा। तो इसकी जो दो सरल विधियां हो सकती है वो क्या क्या हो सकती है। पहला देखिए आप लोग, पहला विधि होगा मध्य पद विभक्त विधि। ठीक है, मध्य पद विभक्त विधि, इसे अंग्रेजी में कहेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, तो पहला विधि है ये, और यही सबसे इजी विधि है। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यही विधि ज़्यादा पसंद भी आएगा। दूसरा है गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, इस विधि की सहायता से भी, इस प्रमेय की सहायता से भी हम लोग द्विघाती बहुपद के गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेकर के, एक सवाल लेकर के मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाऊंगा और दोनों विधियों का प्रयोग करके दिखाऊंगा। तो आप लोग उसके बाद खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा विधि आप लोगों को इजी लग रहा है, किस विधि से आप लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए, तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक सवाल। जैसे एक सवाल मैंने लिया यहाँ पर, x² - 5x + 6, इसके गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। ठीक है, सवाल आपको दे दिया गया है, इसके गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं। तो कैसे हम लोग इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये द्विघाती बहुपद है, तो द्विघाती बहुपद का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है वो जरा मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर क्या होता है, ax² + bx + c होता है ना। ये द्विघाती बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि अभी हम लोग इसी के आधार पर आगे का सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, यहाँ जो पहला अचर अंक है a, यानी कि x² का जो गुणांक है, और अंतिम जो अचर अंक है c, इन दोनों का गुणनफल सबसे पहले आपको लिखना है। तो यहाँ पर a क्या है 1, c क्या है 6, तो इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हम गुना करेंगे, पहले और अंतिम वाले पद को, अचर को, लेकिन ध्यान दीजिएगा अचर को। और उसके बाद जो दूसरा हमारा टर्म होगा वो क्या होगा, a + c को ऐड करने के बाद वो b के इक्वल आना चाहिए। a + c को ऐड करने के बाद वो किसके इक्वल आना चाहिए, b के इक्वल आना चाहिए। इसका मतलब b यहाँ पर कौन है, b यहाँ पर कौन है, 5 है या -5, आप जो कहें। ठीक है, इसे हमें पूरा करना है। तो ये है हमारा शुरुआत, इसी से हमें स्टार्ट करना है। जब भी हम लोग गुणनखंड करेंगे मध्य पद विभक्त विधि का प्रयोग करके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे कि इन दोनों का गुणनफल लिखना है और इन दोनों को जोड़ने के बाद वो बीच वाले टर्म के इक्वल आए, ये भी हमें देखना है। ठीक है, ये भी चीज़ हमें देखना होगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैसे इसको विभक्त करेंगे, a + c जो b के इक्वल कैसे करेंगे। ठीक है, इसे हम लोग देखें। देखिए, हमारा आप 5 भी लिख सकते हैं, -5 भी लिख सकते हैं। माइनस को आप कॉमन करके अगर बाहर रख दें तो वो भी बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ac है, ac क्या है 6, इसके कुछ गुणनखंड हम लोग लिखेंगे। ठीक है, गुणनखंड की बात हो रही है तो गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। 6 के कुछ गुणनखंड हम लोग देखते हैं। 6 के गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3, है ना। 6 1 2 3 6 ये हो सकते हैं। अब इसका युग्म जो पेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, 1 के साथ 6 होगा, 1 से 6 बार में, और 2 के साथ 3 होगा, 2 से 6 3 बार में, है ना। तो ये पेयर भी आप लोग ज़रा बना लीजिए। गुणनखंड के युग्म अगर बना लेते हैं तो बहुत सरल हो जाता है उसके बाद आपके लिए सॉल्यूशन। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं आपके पास, किन दो अंकों को जोड़ने या घटाने पर 5 हो रहा है, यानी 6 और 1 या 2 और 3, तो होगा तो दोनों में
होगा दोनों में, लेकिन जो आपका प्लस माइनस का साइन है उसको जो मतलब लागू करेगा, उसको जो फॉलो करेगा वो 3 और 2 करेगा। 3 और 2 क्या होता है? 5 होता है ना। 3 और 2 क्या होता है? 5 होता है। तो आप लोगों को ये पता लग गया। अब आप लोग यहाँ लिखिए, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ जो 5 था इसको स्प्लिट करके, इसको विभक्त करके हम लोग क्या लिखेंगे? 2 + 3 लिखेंगे। और x जो है बाहर का बाहर ही रहेगा, आपको उसे मल्टीप्लाई करना है। इससे आप लोग कीजिए आगे, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, माइनस प्लस फिर -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 6 आ गया। अब यहाँ पर आप लोगों को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन करना है। तो इन दोनों से हम क्या कॉमन कर सकते हैं? x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ रह जाएगा x और ये हो जाएगा -2 क्योंकि x बाहर हो चुका है। फिर इन दोनों से हम लोग क्या कॉमन कर सकते हैं? x कॉमन कर सकते हैं, यहाँ रह जाएगा 3 कॉमन कर सकते हैं। 3 कॉमन किया हमने, यहाँ बचेगा x और इसके बाद यहाँ क्या रह जाएगा? -2 क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो ये हो गया x -2। इन सब इस टर्म से हमने, इस पद से हमने बाहर कर लिया, कॉमन कर लिया। तो यहाँ क्या बच गया? x और यहाँ साथ में क्या रह गया? -3। हो गया आंसर हमारा। कितनी आसानी से, कितनी सरलता से, कितनी जल्दी हम लोगों ने इसका आंसर प्राप्त कर लिया। तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप लोग इस विधि को फॉलो करते हैं, इस मेथड को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो बहुत आसानी से इस विधि का प्रयोग करते हुए आप किसी भी द्विघाती बहुपद का गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो हुई मध्य पद विभक्त विधि की बात। ये हमने किस विधि से प्राप्त किया? मध्य पद विभक्त विधि। इस विधि से हमने इसके गुणनखंड प्राप्त किए, है ना। अब जो अगला हमारा टर्म है, अगला जो हमारा गुण है, जो अगला हमारा टॉपिक है वो क्या है? गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से हम लोग कैसे इसका गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। हालांकि ये विधि आप लोगों को थोड़ा लंबा लगेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा, लेकिन ध्यान से देखिएगा आप लोग। अगला जो है हम लोग देखते हैं, अगला हमारा टॉपिक क्या है? गुणनखंड प्रमेय। इसकी सहायता से हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं गुणनखंड की बात हो रही है। सवाल मैं वही रहने देता हूँ, थोड़ी सी आसानी होगी हमें बनाने में। आप हालांकि दूसरा कोई भी सवाल इससे कर सकते हैं गुणनखंड, ठीक है। तो गुणनखंड प्रमेय से सॉल्यूशन प्राप्त करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले इसे बहुपद के रूप में आप लिख लें। px है हमारा तो x लिखते हैं, ठीक है। जो हमने हम 2.2 2.3 में पढ़ चुके हैं, इसे इस रूप में हम लोग लिखते थे। सबसे पहले हमने लिख लिया इसे बहुपद के रूप में, ठीक है। तो बहुपद क्या है? x² - 5x + 6। इसके बाद आपको क्या करना है? आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, गुणनखंड का जो रूप होता है द्विघाती बहुपद का, ठीक है, द्विघाती बहुपद का गुणनखंड का जो रूप होता है वो हमेशा इस रूप में होता है, x - a और x - b के रूप में। अभी अपने आंसर भी देखा, देखिए x - a और x - b के रूप में आया है ना। तो ये हमेशा इसी रूप में होता है, प्लस माइनस साइन चेंज हो सकता है लेकिन रहता है गुणनखंड हमेशा इसी रूप में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। तो जब आप लोग इसे सरल करेंगे, सरल किस प्रकार करेंगे? ये जो आप लोग बचपन से पढ़ा है आपने मेथड, x से आप मल्टीप्लाई करेंगे x - b में, फिर a से मल्टीप्लाई करेंगे x - b में, है ना। हालांकि हमारा ये सवाल नहीं है, फिर भी मैं करके आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया x² - bx - ax और माइनस प्लस ab, है ना। इसके बाद आप लोग यहाँ से क्या करेंगे? ये हो गया x² माइनस को कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a + b x और प्लस ab। यही हमें प्राप्त करना है ना। अभी उस विधि में हमने देखा यही हमें प्राप्त करना। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए एक सॉल्यूशन करके दिखाया मैंने आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर अचर पद क्या आएगा उसे देखना है। तो यहाँ पर जो अचर टर्म आएगा, नॉन वेरिएबल टर्म आएगा, वो क्या आएगा? ab। नॉन वेरिएबल टर्म क्या आएगा? ab, जो कि क्या है? ये है 6 है। तो ab किसके इक्वल होगा? 6 के इक्वल होगा। नॉन वेरिएबल टर्म को आपको पहले लिख लेना, उसके बाद वो जो टर्म नॉन वेरिएबल आएगा, अचर पद आएगा, उसके कुछ गुणनखंड आपको लिखने हैं, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा है, आप लोग ध्यान से पेशेंस के साथ वीडियो को देखिए। इसके जो गुणनखंड आएंगे वो क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 6, वही सवाल है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात और क्या ध्यान देना पड़ेगा कि ये हमेशा प्लस माइनस दोनों के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, जो भी गुणनखंड आएंगे। अब इसके बाद आपको क्या करना है? आपका आंसर यही होने वाला है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको आंसर करके, आपका आंसर यही होने वाला है, ठीक है। ये a और v का वैल्यू हमें फाइंड करना है। यहाँ पर क्या करना है? a और v का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? अभी जो गुणनखंड हमारे आए हैं इन सभी को मैं एक एक करके यहाँ पर रखूँगा। तो हमारा सवाल क्या था? px = x² - 5x + 6, यही था ना। अब आप एक बार पहले +1 रखें तो वह ये हो गया 1 का स्क्वायर -5 × 1 और +6, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर 1 - 5 + 6, तो 6 और 1 7, 7 - 5 2, जो 0 के इक्वल नहीं है वो 0 के इक्वल आना चाहिए।
वो जो है इसका एक शून्यक होना चाहिए, कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है, वो इसके 0 के इक्वल आना चाहिए। 0 के इक्वल आया नहीं आया। अब आप क्या करेंगे, -1 रखेंगे, एक एक करके जितने गुणनखंड आए हैं सबको आपको रख कर देखना पड़ेगा। तो ये हो गया -1 का स्क्वायर, ये फिर आप लिखेंगे 5 × -1 अब +6, तो ये हो गया 1 + 5 + 6। इसके तो 0 आने की कोई संभावना ही नहीं, क्योंकि सब ऐड हो जाएगा। अब इसके बाद आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो आप 2 रखिए, ये हो गया 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 - 10 + 6, 6 और 4 10, 10 - 10 0। चलिए एक चीज़ तो हमें पता चल गया, हमें क्या क्या प्राप्त करना था, ए और बी, तो ए हमें प्राप्त हो चुका है, क्या है 2, इसे मैंने यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार आप आगे करते जाएंगे सॉल्यूशन करते जाएंगे तो आप लोगों को मिलता जाएगा। इसके बाद हमारा अगला गुणनखंड क्या था, 3 था, तो मैं 3 रखकर भी एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि हमें बी भी प्राप्त करना है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर 5 × 3 + 6, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 5 × 3 15 + 6 15 15 0, ये भी हमें प्राप्त हो गया। बी हमें प्राप्त हो गया, बी कितना प्राप्त हो गया, 3। अब यहाँ पर जो आपका गुणनखंड का रूप था उसे आप लोग देखिए, गुणनखंड का रूप क्या था, x - a और x - b, तो x - a का वैल्यू क्या आया 2 और b का वैल्यू क्या आया 3, ये हो गया आपका गुणनखंड प्राप्त। आपने गुणनखंड प्राप्त किया, आंसर दोनों का सेम है, आंसर तो बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वही है, गुणनखंड प्राप्त करना, बस विधि अलग अलग है ना। तो ये विधि थोड़ी सी लंबी हो सकती है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूशन करने के बाद हो सकता है आगे ना करना चाहें। तो ये तो छोटा सवाल था इसलिए इतना जल्दी फिर भी आंसर आ गया। अगर बड़ा सवाल होगा, बड़ा क्वेश्चन होगा, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ, और देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को मैं एक कोशिश करता हूँ समझाने का। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या है कि अगर आप लोग गुणनखंड प्रमेय का यूज़ करते हैं तो आप लोग को एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो x² है इसका गुणांक जो होगा वो हमेशा 1 के फॉर्म में होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, आप देखिए, सबसे पहले आप यहाँ से 6 को कॉमन करेंगे, ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 17/6x और ये हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो ये 6 आपका इसी फॉर्म में रहेगा और ये हो गया अब आपका px, यानी कि 6 को आप px से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका सवाल हो गया। इससे आप आगे सॉल्यूशन करेंगे, यानी कि इससे, और ये 6 आपका कॉमन बाहर ही रह जाएगा, ठीक है। बाद में कट होकर के इसका आंसर फिर आएगा, अलग बात है। तो जब आप गुणनखंड प्रमेय का यूज़ करो तो इस बात का ध्यान रखें कि ये जो x² होगा इसका गुणांक हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर 2 3 4 5 कुछ है तो उसे आप कॉमन करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करें जो आपके ब्रैकेट के अंदर में आएगा। ये सवाल थोड़ा और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग जो 2 विधियाँ आप लोगों ने सीखी अभी, कौन कौन सी, मध्य पद विभक्त विधि और गुणनखंड प्रमेय, आप लोगों को ये विधि ज़्यादा सरल लगी भी होगी और ज़्यादा अच्छे से समझ आया भी होगा। मध्य पद विभक्त विधि, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, और यही विधि ज़्यादा यूज़ भी की जाती है सभी कक्षा के विद्यार्थियों के द्वारा। तो आप लोग भी इसी विधि का अधिक से अधिक अभ्यास करें, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। जितने भी सवाल आपके बुक में दिए गए हैं आप लोग उनका सॉल्यूशन करें और आंसर आप लोगों को जरूर मिलेगा। तो ये वैसे एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.4 का सब्जेक्ट का टॉपिक है, लेकिन मैंने एक सेपरेट वीडियो बना करके इसलिए बताया क्योंकि सभी क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये यूज़फुल है। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आप लोग एक्सरसाइज 2.4 का सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, जिसमें से एक प्रश्न ये भी होगा, द्विघाती बहुपद का गुणनखंड करना, एक पद ये भी होगा। तो हम लोग उसे अगले वीडियो में देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा, और जो मैंने विधि आप लोगों को बताई सॉल्यूशन का वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो ये टॉपिक हम लोग आज यहीं समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगा। वीडियो समाप्त करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक इसे पहुँचाएँ, ठीक है। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।